Hello students, today we are going to start our chapter number 6 in history, that is the towns, traders and craft persons. Okay, so starting with this chapter, first we take the recap of the previous chapters. As you all know that in class 7th we are studying about the medieval history. Okay, so in the early medieval history, we had studied about the Chola Empire and the regional conflict between the Pala, Rashtrakutas and Gurjara Pratihara. After that, we had seen the arrival of Delhi Sultanate, that is Mamluk dynasty, Khilji dynasty. Okay. After the Delhi Sultanate, we had seen the Mughal Empire. The Mughal gained the power in their hands and settled in India. तो ये हमने रूल देख लिया कि मेडाइवल टाइम पीरियड में किसने रूल किया। अब रूल करने के बाद ये क्वेश्चन अराइज होता है कि रूल करने में उन्होंने यहाँ किया क्या। जो किंग्स थे उन लोगों ने इंडिया में सेटल होने के बाद क्या किया, व्हाट दे हैड डिड। तो अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि उन लोगों ने टाउन्स कैसे बिल्ड किए, ट्रेड कैसे स्टार्ट किया और कैसे क्राफ्ट पर्सन का यूज किया। So let's get started. Towns, traders and craft person. So first we will understand the heading of the chapter. Now starting with the towns. How towns had been emerged. First we will think that how towns has emerged. Towns कैसे बने? तो हम देखते हैं कि कोई किंगडम है, ठीक है, जस्ट सपोज ये किंगडम है विजयनगर एम्पायर. Okay, in this Vijayanagar Empire, we'll see a city named Hampi. हमने विजयनगर एम्पायर देखा, उसमें हमने एक टाउन देखा हम्पी. ऐसे ही हमने दिल्ली सल्तनत पढ़ा. दिल्ली सल्तनत में हमने एक टाउन को इमर्ज होते हुए देखा, जो क्या था, दिल्ली. तो टाउन क्या होगा, एक रीजनल सेंटर जो किसी भी स्पेसिफिक एम्पायर को ग्रो करेगा. Okay, so this is about the towns, that towns कैसे इमर्ज हुए, कैसे लोगों ने टाउन्स को ग्रो किया. नाउ ट्रेडर्स की बात करते हैं. तो टाउन्स में ट्रेडर्स का रोल जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जो ट्रेडर्स होते हैं वही टाउन्स को बनाते हैं. ट्रेडर्स का क्या काम होता है, दे ब्रिंग द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस. ओके, एक जगह से गुड्स को दूसरी जगह ट्रैवल करवाना. दे ब्रिंग द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस एंड सोल्ड इट टू अनदर. सो फॉर डूइंग दिस दे नीड अ सेंटर फॉर ट्रेडिंग. ओके, तो ये जो टाउन्स है इन्हें ट्रेडर्स ने क्या बनाया, सेंटर बनाया. किस चीज के लिए, अपने ट्रेड को शुरू करने के लिए. सो ट्रेडर्स मेक्स द टाउन द सेंटर. They are interconnected with each other. Now we will see that how towns and traders are interconnected with the craft persons. Now traders will need goods for selling. Goods कहाँ से बनेंगे, तो traders को goods सेल करना है, वो goods कहाँ से बनेंगे. To make these goods, what traders need, they need craft persons. So overall towns, traders and craft persons, they are interlinked with each other. So this is the heading of our chapter. I hope you all understand the heading. Now moving to the next, the traders and the travelers visited the medieval towns. What they do, they visit there and they will observe the town. We'll understand this with an example. Let's take the example of सूरत. सूरत गुजरात की एक सिटी है. तो वहाँ कोई ट्रैवलर आया, मान लो जो ट्रैवलर है वो सपोज कहाँ से आया है, सपोज मान लिया वो काबुल से आया है. कहाँ आया है, सूरत आया है.
ठीक है, तो वो सूरत आकर क्या ऑब्जर्व करेगा कि यहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसी हैं। ठीक है, क्या ऑब्जर्व करेगा वो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में। ही ऑब्जर्व दैट सूरत इज गुड फॉर सॉल्ट। क्या देखा उसने कि सूरत किस चीज के लिए फेमस है, सॉल्ट के लिए। सो ही विल टेक दी सॉल्ट विद हिम। तो ऐसे जब ट्रैवलर्स आते हैं और ऑब्जर्व करते हैं टाउन्स को, उस हिसाब से उन टाउन्स को इम्पोर्टेंस दी जाती है। दैट व्हाट टाइप ऑफ द टाउन, क्या कहा जाता है, टाइप ऑफ द टाउन, कि ये जो टाउन है इसको कैसे इसकी पहचान की जाएगी। इफ आई से ओके लेट्स गो टू गोवा, if we have to go Goa, what will come in your mind? You can imagine the parties and the beaches there. And at the same time, if I say let's go to the Vrindavan, now can you imagine the beaches and the parties there? No, only you can imagine the temple. तो इसी तरह से टाउन्स को देखकर ऑब्जर्व किया करते थे ट्रैवलर्स। Now let's see the types of town. So starting with the temple town. Let's take an example of गंगईकोंडा चोलापुरम। पढ़ा है हमने इसके बारे में प्रीवियस चैप्टर्स में। तो वो ये क्या है, गंगईकोंडा चोलापुरम एक टेम्पल टाउन है, क्योंकि एक टेम्पल के नाम से जाना जाता है। वहां पर क्या खास देखा गया, टेम्पल। ऐसे ही हमने एक टेम्पल और पढ़ा है, बृहदेश्वर टेम्पल, वो भी एक एग्जाम्पल है टेम्पल टाउन का। ओके, तो किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस पे जो चीज़ इम्पॉर्टेंट, जो चीज़ सबसे अच्छी देखी जाती है, उस बेसिस पे उस जगह को ऑब्जर्व किया जाता है, उस जगह का टाइप उस बेसिस पे डिसाइड होता है। ऐसे ही अब हम सेकंड देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स। एट द टाइम ऑफ दिल्ली सल्तनत, ऑल द किंग्स वर रूलिंग फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ। So Delhi will be the administrative center for the दिल्ली सल्तनत। जहाँ से सारी वर्किंग, सारी एक्टिविटीज हो, वो क्या कहलाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। कमर्शियल टाउन और द पोर्ट टाउन। वी हैड टेकन द एग्जाम्पल ऑफ सूरत एंड द मसूलीपट्टनम। ये दोनों टाउन्स ऐसे हैं जहाँ पर शिप्स चला करती थी। तो शिप्स किस चीज में हेल्प करती थी, ट्रांसपोर्ट में। Transportation of goods from one seaport to another, and this transportation of goods generates trades. That's why they are called the commercial town or the port town, because they have the facilities of the port lying in the coastal region. Temple towns and the pilgrimage centers. टेम्पल टाउन्स मतलब वो सारे टाउन्स जो डेवलप किस कारण से हुए हैं, क्योंकि वहां पर टेम्पल्स थे। फॉर एग्जाम्पल तंजावुर। तो तंजावुर टेम्पल टाउन में क्यों डेवलप हुआ, तंजावुर वॉज दी चोलाज एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर होने के साथ साथ वहां पर क्या देखा गया, टेम्पल देखा गया। कौन सा टेम्पल, राजा राजेश्वरा टेम्पल। ओके, सो जो तंजावुर था वो किस चीज से फेमस था, द राजा राजेश्वरा टेम्पल से फेमस था, इसलिए इसे क्या कहा गया, टेम्पल टाउन। नाउ नेक्स्ट इज पिलग्रिमेज सेंटर। पिलग्रिम्स कौन होते हैं, पिलग्रिम्स होते हैं तीर्थयात्री। तीर्थयात्री पता है ना आप लोगों को क्या होता है, जो मंदिर से मंदिर घूमने जाते हैं। ठीक है, तो जब तीर्थयात्री विजिट करते थे टेम्पल टाउन में, तो उन लोगों ने वहां क्या क्रिएट किया, पिलग्रिमेज सेंटर। अब देखते हैं कि टेम्पल टाउन में और क्या क्या देखा गया। तो सबसे पहले देखा गया पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन। वो कैसे देखा गया, जितने भी पिलग्रिम्स टेम्पल विजिट करने आते थे तो वो यहाँ क्या करते थे, डोनेशंस करते थे। डोनेशंस क्या होता है, दान देना। तो जितना भी डोनेशन कलेक्ट होता था वो सारा किस चीज में यूज होता था, मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेम्पल्स। इसी के साथ साथ बहुत सारी फैमिलीज जो होती थी वो टेम्पल के नियर सेटल डाउन हो जाती थी और
क्या करती थी, गुड्स को सेल करती थी जो भी पिलग्रिम आते थे उनको। तो उससे भी क्या चीज जनरेट होती थी, इकोनॉमी बढ़ती थी, जो भी पैसा होता था वो टेम्पल के पास आता था। नेक्स्ट, टेम्पल्स वेर ऑफन सेंट्रल टू द इकोनॉमी। नाउ temples will organize various fairs, festivals, dance forms, and it will directly generate a huge economy to temple. ठीक है, टेम्पल क्या करते थे, फेयर्स ऑर्गेनाइज करते थे, फेस्टिवल्स होते थे वहाँ पे, फंक्शंस होते थे। तो इन सबको अटेंड करने के लिए भी वहाँ पर क्या आएंगे, लोग आएंगे। जब वो लोग आएंगे तो उन लोगों को बहुत सारी चीज़ें सर्व की जाएंगी, तो उसमें भी क्या होता था, इकोनॉमी का इंक्रीज होती थी इकोनॉमी। जब फेयर्स, फेस्टिवल्स और फंक्शंस होते थे तो उनमें जो डांसर्स, सिंगर्स आते थे वो भी कहाँ रहते थे, नियर द टेम्पल। नेक्स्ट इज ग्रांट लैंड एंड मनी। पर्सन गिव देयर लैंड्स टू डेवलप द टेम्पल्स एंड डिवोटीज गिव ह्यूज डोनेशन ऑफ मनी द टेम्पल। आपने भी देखा है कि जब भी हम कहीं मंदिर जाते हैं तो वहाँ पर पैसे चढ़ाना या कुछ भी चीज़ भगवान को देना, भगवान को चढ़ाना, तो ऐसे जितने भी डिवोटीज विजिट करते हैं टेम्पल में वो कुछ ना कुछ वहाँ देकर जाते हैं, और वो डायरेक्ट किस चीज़ में हेल्प करता है, अर्बनाइजेशन और इकोनॉमी को इंक्रीज करने में। पिलग्रिम्स हु फ्लॉक टू द टेम्पल्स और ऑल्सो मेड ऑफ डोनेशंस। मैंने आपको भी बताया कि जो पिलग्रिम्स आते हैं वहाँ डोनेशंस करते हैं। तो ये सारे क्या पॉइंट्स हुए जो क्या करते हैं, टेम्पल टाउन को, इकोनॉमी को डेवलप करते हैं और पिलग्रिमेज सेंटर को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट वी विल सी द क्राफ्ट्स इन द टाउन। नाउ क्राफ्ट्स इन टाउन as mentioned in your chapter, so we take an example of bidri work. Once go through a reading of chapter, you will get everything. Okay, so craftsperson of Bidar. Where is Bidar? Bidar is located in Karnataka. So the craftsperson of Bidar do the bidri work. जो बिदार के लोग थे, जो क्राफ्ट पर्सन थे, वो क्या करते थे, बिदरी वर्क करते थे। नाउ व्हाट इज बिदरी? बिदरी होता क्या है, क्या आप सबको पता है इसके बारे में, कुछ नॉलेज है? तो मैं एक क्राफ्ट बनाती हूँ बिदरी का, उससे समझते हैं कि बिदरी होता क्या है। Okay, you can see the jar here. At this jar, I am making some designs. Okay, so let's understand what is bidri. So in bidri, the metals, silvers and gold are overlaid or inlaid in the designs to decorate objects made out of an alloy of zinc or copper. मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जो पूरा मेटल का है, उस पर मेटल, सिल्वर एंड गोल्ड से डिजाइन बनाई गई है। इट मीन्स ये जो पूरा जार है, the outline of the jar, it is full made up of metal. Okay, metal, silver and gold. And these designs, this tiny little designs made on this jar is also made up of the metals. तो मेटल के ऊपर मेटल से डिजाइन बनाया हुआ है और इसी आर्ट फॉर्म को बिदरी कहा जाता है। Hopefully you all understand what is बिदरी। जब मेटल के ऊपर मेटल से वर्क किया जाए तो उस आर्ट फॉर्म को कहते हैं बिदरी। अब बिदरी कहाँ पर फेमस है? तो बिदरी फेमस है बिदार में, और बिदार कहाँ है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ऐसे ही हम देख सकते हैं कि हैदराबाद किस चीज के लिए फेमस है? हैदराबाद इज फेमस फॉर जैम कटिंग, और तांजौर फॉर
bronze sculptures. Now there is one word in your book, that is karkhanas. One word mentioned in your chapter, that is karkhanas. What is karkhanas? So karkhanas are the places where this craft people works. They are also called special workshops. कारखानास को हम क्या बोल सकते हैं? स्पेशल वर्कशॉप्स. और कारखानास में क्या किया जाता था? जो भी क्राफ्ट पर्सन होते थे वो डिजाइन्स बनाने के लिए, क्राफ्ट बनाने के लिए कहाँ काम करते थे? कारखानास में. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्राफ्ट्स. Now let's see the port towns. In the port towns, first we will study about Surat. So where is Surat? सूरत को भी हमने पहले भी डिस्कस किया है. सूरत कहाँ है? सूरत इज इन गुजरात. ओके, कहाँ है सूरत? कहाँ देखा हमने सूरत को? गुजरात में. Now Surat in Gujarat was the emporium of western trade during the Mughal period. तो सबसे पहले हम लोग सूरत की लोकेशन को देख लेते हैं और फिर हम सूरत को समझते हैं. ये मैंने आपको पहले भी समझाया. वेयर इज सूरत लोकेटेड? हियर इन गुजरात. ओके, दिस इज गुजरात, दिस इज ईस्टर्न कंट्रीज. सो सूरत की लोकेशन एक ऐसे पॉइंट पर है जहां से कनेक्टिविटी क्या है? बहुत अच्छी है. दिस इज दी सदर्न एरिया एंड दिस इज दी होल नदर्न एरिया. तो सूरत कहाँ है? एकदम प्राइम लोकेशन पर है. ओके, अब दूसरी कंट्रीज के साथ जो ट्रेड होता था पहले, वो कैसे होता था? सिर्फ सी रूट से होता था. कैसे होता था? सी रूट से. और उसके लिए क्या होना जरूरी था? पोर्ट होना बहुत जरूरी था. तो सूरत एक ऐसा कोस्टल टाउन है. क्या है सूरत? कोस्टल टाउन, क्योंकि कहाँ है? नियर द कोस्टल रीजन. तो सूरत एक ऐसा कोस्टल टाउन है, यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडर्स आते थे शिप्स के थ्रू और फिर यहाँ से पूरे इंडिया में विजिट करते थे. अभी हमने पढ़ा दैट एम्पोरियम ऑफ वेस्टर्न ट्रेड. तो जो भी ट्रेडर्स आते थे वो कहाँ से एंटर करते थे? इंडिया में ट्रैवल करने के लिए सूरत से. तो सूरत में एंटर करते थे पूरे इंडिया में ट्रैवल करने के लिए, कुछ भी खरीदना हो, सामान लेने के लिए. तो और फिर वापस जब इंडिया से बाहर जाना होता था तो कहाँ आते थे? सूरत में आते थे. एंड देन दे अगेन टेक दी सी रूट. तो सूरत स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हो जाएगा दोनों चीज़ों का, आने का और जाने का. तो उस सेंस में उस टाइम पर सूरत की सिग्निफिकेंस क्या थी? बहुत ज़्यादा थी. अब एम्पोरियम, एक वर्ड का हमने यूज़ किया था, एम्पोरियम. तो एम्पोरियम क्या होता है? एम्पोरियम एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर बहुत सारा स्टॉक होता है, जहाँ पर ट्रेड भी बहुत ज़्यादा हो. हमने शॉप्स देखी हैं जिन शॉप्स पे लिखा होता है एम्पोरियम. तो वो जो शॉप्स होती हैं उनमें क्या होता है? स्टॉक किसी भी सामान का बहुत ज़्यादा होता है. अब वेस्टर्न ट्रेड के बारे में बात करते हैं. तो वेस्टर्न ट्रेड, सूरत इज सिचुएटेड ऑन दी वेस्टर्न कोस्ट. ठीक है. सो ऑल द ट्रेडिंग इज डन विद द वेस्टर्न कंट्रीज, विद सेंट्रल एशिया कंट्रीज. अब सूरत जो वेस्टर्न कोस्ट पे है इंडिया के, तो वो किधर से ट्रेडिंग करेगा? विद द सेंट्रल एशियन कंट्रीज. ट्रैवलिंग थ्रू द सी रूट्स, the trade can reach to the Mediterranean Sea. It means up to. अब वाटरवेज के थ्रू अगर आप वर्ल्ड का मैप देखोगे तो इंडिया की लोकेशन और जो वेस्टर्न ट्रेड जहाँ पर सूरत है उससे अगर आप वेस्टर्न पार्ट में देखोगे तो जो सी रूट था, सी रूट से जाते 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 आप कहाँ तक पहुँच सकते हो? मेडिटेरेनियन सी तक आप पहुँच सकते हो. तो ट्रेड कहाँ तक हो सकता है? यूरोप तक हो सकता है. तो इंडिया से लेके यूरोप तक का जो ट्रेड है वो कहाँ से होगा? सूरत से होगा. दैट इज वाई इट इज मेंशन दैट सूरत इज द एम्पोरियम ऑफ वेस्टर्न ट्रेड. ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग मसूलीपट्टनम का. बिकॉज मसूलीपट्टनम इज ऑल्सो लोकेटेड ऑन द प्राइम पोजिशन जस्ट बिकॉज ऑफ द कोस्टल रीजन, कोस्टल पोर्ट. तो मसूलीपट्टनम भी एक पोर्ट है जहाँ से ट्रेडिंग काफ़ी अच्छी होती थी. एंड मसूलीपट्टनम वॉज फेमस फॉर इट्स डाइड कॉटन क्लॉथ नॉन एज चिन्स. फेमस फॉर डाइड कॉटन क्लॉथ.
and this dyed cotton cloth is named as chintz. Okay. It is also a fish port town on the banks of river Krishna. It is engaged in an active trade with India too. अब जो मसूलीपट्टनम पोर्ट है वो किसके साथ ट्रेडिंग करता था, मतलब पूरे इंडिया के साथ भी ट्रेडिंग में काफी एक्टिव था. फॉर एग्जाम्पल इट एक्सपोर्ट टबेको एंड कॉटन टेक्सटाइल टू बंगाल. मतलब जो यहाँ से मसूलीपट्टनम से कहाँ पर ट्रेडिंग की जाती थी, वेस्ट बंगाल में एंड दी अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया. सो इट इज वेरी एक्टिव इन ट्रेडिंग विद India too. So this is all about the port town, and here we end our chapter number 6, that is towns, traders and craftsperson. Thank you.